मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए मेरे सभी प्यारे साथियों, आप सभी का शानदार एवं जोरदार स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस चैनल रोजगार संग विपिन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के लिए मैं लगातार एसएससी जीडी 2025 में होने वाले जो एग्ज़ाम है उसके हिंदी के लिए लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ। जी हाँ, तो उसी सिलसिले में आज ये सीरीज सेट नंबर 11 है जो 2024 में एग्ज़ाम हुए थे एसएससी जीडी के, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आज लेकर के फिर से उपस्थित हूँ। तो आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं आप सभी के लिए इस सेट के सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो सवाल है इस सेट का वो क्या बोल रहा है कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी का ज्ञात कीजिए, चयन कीजिए। जी हाँ, इस सवाल में ये पूछा गया है कि जो रेखांकित शब्द दिए गए, यहाँ पे देखिए आप प्रांत काल आइए। जी हाँ, ये प्रांत काल ना रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित की गई है और इसी के सही वर्तनी को पूछा जा रहा है। जी हाँ, तो आइए देखिए, प्रांत काल नाम का कोई शब्द हिंदी में नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है, ये निरर्थक शब्द है। जी हाँ, ये क्या है? निरर्थक शब्द है। तो हमको शुद्ध वर्तनी लिखना है जिसका मतलब क्या होता है, आप प्रांत काल आइए। जी नहीं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, इस अगर वाक्य का मतलब समझने का प्रयास करें तो क्या बोला जा रहा है कि आप प्रातः काल आइए, यानी कि आप सुबह सुबह आइए, भोर में आइए। ठीक है, तो प्रातः काल जो लिखा जाता है उसका सबसे जो सटीक, ये देखिए वर्तनी होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन में अलग अलग तरीके से लिखा गया है जो सभी सही नहीं है, 3 हमारे इसमें गलत हैं। सबसे जो सही है वो ऑप्शन ए वाला है, प्रातः काल इस तरीके से लिखा जाता है। प्रातः काल का वर्तनी शुद्ध इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा सही उत्तर वाला वो ए होगा। बाद में देखिए प्रांत काल, ये भी गलत हो जाएगा। प्रातः काल, प्रातः काल होता है, यहाँ पे विसर्ग संधि की बात की गई है। प्रातः काल में क्या होता है, विसर्ग होता है, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग नहीं दिया हुआ, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ क्या है, प्रातः विसर्ग है तो फिर क्या है, कल है, यहाँ पे काल होना चाहिए था तो ये कल है, तो ये भी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। तो हमारा सबसे सटीक उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, प्रातः काल। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं। जी हाँ, त्रुटि युक्त का मतलब क्या होता है जी, गलत है, अशुद्धि वाला है। ठीक है, जबकि एक उसमें से क्या है, एक सही है। इस सभी चारों विकल्पों में से हमारा जो एक विकल्प है वो बिल्कुल सही है, लेकिन दिए हुए 4 जो हैं हमारे, उसमें से 3 क्या है, गलत है। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को जो एक सही है हमको उसी विकल्प का चयन करना है। जी हाँ, आइए देखते हैं फटाफट। ऑप्शन ए में देखिए कि अधिकांश लोग अवकाश पर है। अवकाश का मतलब क्या होता है, छुट्टी होता है। ठीक है, अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। जी हाँ, अधिकांश लोग अवकाश पर हैं। अगला है अधिकतर लोग अवकाश पर हैं। तीसरा है कई लोग अवकाश पर हैं और एक लोग अवकाश पर हैं। तो देखिए, जो हमारे वाक्य बनते हैं, वाक्य में ये ध्यान रखा जाता है कि एक तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रखा जाता है, दूसरी चीज़ है कि जब हम उस वाक्य को बोलते हैं तो बिल्कुल सार्थक महसूस हो और बिल्कुल अच्छा लगे। मतलब हिंदी क्या है, हमारी भाषा है, और भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं, हम आपस में संवाद करने के लिए। तो वह उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसी के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम मानव जो है, हम मनुष्य हैं, वह आपस में कैसे वार्तालाप करेंगे, कैसे एक दूसरे से अपने विचार की अभिव्यक्ति करेंगे। तो माध्यम क्या है, भाषा है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या दुनिया की कोई भी भाषा हो। तो ठीक उसी तरीके से हमको भाषा बोल करके देखना होगा उच्चारण के साथ कि सबसे सटीक कौन सा लग रहा है। तो उस सिलसिले में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आप जो ऑप्शन बी है, अधिकतर लोग अवकाश पर हैं। जी हाँ, ये सबसे अधिकतर मतलब क्या होता है, बहुत सारा, अधिकांश लोग के सेंस में अधिकांश जो है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये गलत है, लेकिन इससे ज़्यादा उपयुक्त यहाँ पे क्या बोला है कि एक जो बिल्कुल सही है हमको उसका चयन करना है। तो इस चारों ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सबसे जो अपना सटीक हिंदी अर्थ वाला जो सार्थक वाक्य होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, अधिकतर लोग क्या हैं, अवकाश पर है। ये हमारा बिल्कुल अभिव्यक्ति में बहुत ही फिट बैठ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी सही आंसर होगा। और जो बचे हैं ऑप्शन ए,
सी और डी ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए तीसरे सवाल में भी सेम सवाल रिपीट हो गया है। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें क्या है, कोई त्रुटि हो। ठीक उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिसमें त्रुटि है उसको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे एक वाक्य दे दिया गया है, ठीक है। इस वाक्य के 4 अंश को विभक्त कर दिया गया है, मतलब बांट दिया गया है। वाक्य को 4 पार्ट में डिवाइड करके हमको ऑप्शन ए बी सी डी में अलग अलग रूप में दे दिया गया है। अब हमको देखना क्या है कि उस भाग को ज्ञात करना है जिसमें क्या हो, गलती हो, त्रुटि हो। हमको उसी भाग का चयन करना है, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पे पहले वाक्य को पढ़ लीजिए कि जिसकी लाठी उसके भैंस। जी हाँ, जिसकी लाठी उसके भैंस। तो जिसकी लाठी उसके भैंस नहीं होते। जिसकी लाठी मतलब क्या, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात है की जा रही है, तो यहाँ पे उसके नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, उसके की जगह पे उसकी होगा। जी हाँ, उसके की जगह पे उसकी होना चाहिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस यहाँ पे सबसे सटीक होता है। आप जानते भी होंगे पहले से मुहावरे लोकोक्ति में भी दिया जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, ये होगा उसकी भैंस। ये हमारा सबसे सही वाक्यांश है। तो देखिए इसमें क्या त्रुटि वाला पार्ट पूछ रहा है ना, तो जिसकी लाठी ये तो बिल्कुल सही है, कहावत चरितार्थ ये भी सही है, होती है ये भी सही है। उसके भैंस की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, उसकी भैंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन के पूछे जाने के हिसाब से सबसे सटीक आंसर होगा कौन, ऑप्शन डी, ठीक है। तो जो बचे हैं बी, ए और सी वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज का चयन करके आप क्या करिए, रिक्त स्थानें भरिए। जी हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना, ठीक है। देखिए खाली स्थान, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, जी हाँ, गुलाब। यहाँ पे क्या लिखा है, गुलाब। गुलाब क्या है, निरर्थक शब्द है जी। गुलाब नाम का कोई फूल होता नहीं है। हाँ, बाग में तो क्या फूल के वृक्ष होते हैं, फूल के पेड़ होते हैं, झाड़ी होते हैं, तो बाग कोई भी हमारे फूल का नाम नहीं है, ठीक है। अब देखिए गुलाम है यहाँ पे, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी जो गुलाम है, गुलाम का मतलब क्या होता है, गुलाम का तो मतलब होता है परतंत्रता। जी हाँ, परतंत्रता, किसी की नौकरी करना, गुलामी करना, परतंत्रता करना, कोई किसी के अधीन में होना, ठीक है, किसी के अधीन में होना। तो इसका तो कहीं कोई फूल के नाम से संबंध है ही नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट में हमारा बचता है और एक ही ऑप्शन बचता है वो क्या है, गुलाब है, और यही हमारा सबसे सटीक आंसर होगा। जानते हैं हमारे देश का जो राष्ट्रीय फूल है उसका नाम क्या है, गुलाब है। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, गुलाब। ये हमारा सबसे सटीक आंसर है, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फिर से वाक्य में देशज विदेशज शब्द का चयन करिए। जी हाँ, तुम चिंता न करो, तुम्हारी खाली स्थान माफ़ हो गई है। अजीब बोला जा रहा है कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारी माफ़ हो गई। कहाँ माफ़ हो गई भैया कि चिंता ना करें, देख लेते हैं ज़रा क्या क्या है। मील क्या है, मील होता है दूरी मापने की इकाई। दूरी मापने की इकाई, ये तो बिल्कुल ना होगा। दूरी मापने की इकाई जो है ये कैसे माप किया जा सकता है, इकाई है, एक स्टैंडर्ड है जिससे हम दूरी को, डिस्टेंस को मापते हैं। तो इसके किसी भी आदमी को दूरी कैसे माप कर सकते, इसकी इकाई को कैसे माप कर सकते हो, तो ये तो बिल्कुल क्या है यहाँ पे निरर्थक हो गया इसके हिसाब से, ठीक है। इस फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से इसका कहीं कोई मायने यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समन क्या होता है, समन मतलब होता है बुलावा पत्र। जी हाँ, कभी कोई व्यक्ति अगर सरकार के रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ या जो उनके अधिकार हैं उसके अगेंस्ट में अगर कुछ ऐसा काम हो जाता है, कुछ गलत काम हो जाता है, तो उसके लिए हमारे कोर्ट हो गए, न्यायालय हो गए, वहाँ से समन भेजा जाता है उनको। जब किसी तरह का किसी के ऊपर आरोप लगा रहता है तो उसके लिए समन में बुलावा पत्र भेजा जाता है, ठीक है। यानी कि उनको बुला करके पूछा जाता है कि इसमें क्या सच्चाई नहीं, स्टेटमेंट लिया जाता है, तो उसके लिए समन इशू किया जाता है। तो यहाँ भी समन माफ़ हो गई है, ये भी यहाँ पे सही सटीक सब नहीं बैठ रहा। आप देखिए अगर हम लालटेन की बात करें तो लालटेन क्या होता है, लालटेन तो आप जानते ही हैं, घर घर में जब बिजली कट जाती है तो लालटेन जलाते हैं हम लोग घर में रोशनी के लिए, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हमको उसमें क्या है, मिट्टी तेल डाल करके हम दीपक जलाते हैं जिससे रोशनी आती है, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं होगा।
तो सबसे जो अब एक बचा वो क्या है, फीस है। अब देखिए इसको बैठा करके देख लेते हैं कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारी क्या हो गई है, फीस माफ़ हो गई है जी, फीस माफ़ हो गई है। वाह वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये बिल्कुल सटीक और परफेक्ट यहाँ पे शब्द बैठेगा, ठीक है। तो तुम चिंता बिल्कुल ना करो, तुम्हारी क्या हो गई है, फीस माफ़ हो गई है। अब स्कूल की फ़ीस हो या फिर किसी और चीज़ की फ़ीस हो वो अलग बात है, लेकिन फ़ीस माफ़ हो गई मतलब पैसे बच गए, ठीक है। तो ये चिंता ना करने वाली बात है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आइए फटाफट। देखिए यहाँ पे क्या है, बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जो दी गई लोकोक्ति का सही सही अर्थ वाला विकल्प है, ठीक है जी। लोकोक्ति दी हुई है यहाँ पे कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। जी हाँ, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अब देखो ना भाई, लोग बोलते हैं कि मुझे स्वर्ग चाहिए, ठीक है, और उनको मरना भी नहीं है, तो बिना मरे स्वर्ग कैसे मिलेगा, मिल सकता है क्या, बिल्कुल ना मिलेगा जी। वो तो क्राइटेरिया है कि पहले मरो फिर स्वर्ग देखो, है कि नहीं। तो ऐसी लोकोक्ति बनाई गई है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ अर्थ होगा हमको उसका चयन करना क्या है, कि अपने किए बिना काम नहीं होता। जी हाँ, ये हमारा सबसे सटीक अर्थ वाला वाक्य है इसके लिए। किसके लिए, लोकोक्ति के लिए, कि अपने मरे बिना क्या होता, काम नहीं होता। अपने मरे बिना काम बिल्कुल नहीं होता। तो इसके लिए जो सबसे सटीक हमारा अर्थ वाला जो वाक्य होगा क्या होगा, अपने किए बिना काम नहीं होता। क्यों, आपने किसी कंपनी को खोल लिया और वहाँ पे आप सुपरवाइजरी के लिए किसी आदमी को नहीं रखे, आप खुद मॉनिटर नहीं करेंगे या किसी भी चीज़ में, ऑफिस हो, दुकान हो, मकान हो, कहीं भी कोई काम करवा रहे हो, अगर आप खुद उसमें नहीं मुस्तैद रहेंगे, खुद उसमें काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, काम नहीं हो पाएगा। यही इसके कहने का सही सही मतलब है। अब देखिए दूसरा क्या है, सब लोगों का अपनी अपनी धुन में मस्त रहना। सब लोगों का अपनी अपनी धुन में मस्त रहना, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता से कहीं कोई संबंध नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरे की वस्तु का निर्भय और उन्मुक्त उपयोग, ये भी इसका अर्थ नहीं है। और अपने मुंह से अपनी बड़ाई खुद करना, वो क्या होता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का इसका अर्थ है क्या, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो ये भी इसका सही सही अर्थ नहीं होगा। तो केवल एक ही सही अर्थ है, क्या है, अपने किए बिना काम नहीं होता। लोकोक्ति के रूप में उसको कैसे बोलते हैं, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, ठीक है जी। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पे भी क्या बोला जा रहा है, उस वाक्य को पहचानिए जिसमें अशुद्धियाँ हैं, जिसमें कोई गलती नहीं है, उसको त्रुटि नहीं है वाला चुनाव का चयन कीजिए। जी हाँ, तो हमको करना क्या है कि पहचान उस वाक्य का करना है जिसमें क्या है, अशुद्धि है, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं पहले। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता कि अब उसके लिए किसी आवश्यकता नहीं गई है। ओहो हो, देखिए जी, मनुष्य जीवन ही मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता है कि अब, यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, ठीक है जी, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा। अब यहाँ पे देखिए कि अब उसके लिए किसी आवश्यकता नहीं ही गई है। यह सेंटेंस जो है ना, यहाँ लास्ट वाला जो है, यह बिल्कुल क्या है, अशुद्धि वाला, ये बिल्कुल सही सही नहीं बैठ रहा है। इसमें होगा क्या, वो हम देख लेते हैं। इसमें होना चाहिए अब है, इसमें होना चाहिए कि अब उसके लिए, अब उसके लिए, अब उसके लिए किसी भी वस्तु, जी हाँ, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह गई है, आवश्यकता नहीं रह गई है। जी हाँ, इस तरीके से होगा। अब इसको पढ़ के देखिए कि मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता कि अब उसके लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह गई है। जी हाँ, यह बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो हमको चूंकि अशुद्धि वाला पूछा है, तो अब देख लीजिए कि अब उसके लिए कहाँ पे है, के लिए आवश्यकता नहीं ही गई है, यह हमारा सही सही आंसर हो जाएगा। क्यों, चूंकि यही गलत पार्ट वाला हमारा वाक्य है, ठीक है, और बाद बाकी जितना ही बचा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ फटाफट चलते हैं जी। अब आइए देखिए इसमें क्या बोलता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करिए, जी हाँ, जिसमें एक शब्द वाला विकल्प। अच्छा जी, अच्छा, एक वाक्य दिया गया है और उसका मतलब एक छोटे से शब्द में होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं,
अनेक शब्दों के लिए क्या, एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला जो हमारा विकल्प होगा वही हमको इसके बारे में बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है किसके लिए, समान दृष्टि से देखने वाला। जी हाँ, समान दृष्टि से देखने वाला। समान दृष्टि से देखने वाला कौन सा होता है, समदर्शी। ऑप्शन ए ही हमारा सबसे सटीक आंसर दिया हुआ है। ठीक है, समान दृष्टि यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गरीब हो, अमीर हो, लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, हर कोई जाति हो, रंग हो, भेद हो, किसी भी तरीके की चीज़ को क्या हो, उसके प्रति क्या रखता हो, समदर्शिता हो उसकी, यानी कि समदर्शी हो, हर तरह के विभिन्नताओं को भी वो समान दृष्टि से देखता हो, उसकी नज़रिया अगर उसके प्रति एक हो, इसका मतलब क्या है, वह व्यक्ति समदर्शी होगा, समान दृष्टि से देखने वाला होगा। ठीक है, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है जी, अब देखिए उसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर आप क्षणभंगुर की अर्थ का पता लगाने का प्रयास करें तो ये क्षणभंगुर मतलब क्या होता है, अस्थाई। अस्थाई, जी हाँ, क्षणभंगुर यानी कि क्या, टूट जाने वाला, टूट जाने वाला। ठीक है, क्षणभंगुर का मतलब होता है टूट जाने, थोड़े समय के लिए रहने वाला। यह क्या होता है, थोड़े समय के लिए रहने वाला, यानी कि क्षणभंगुरता है उसमें, वह ज़्यादा टिकाऊ नहीं होगा, बहुत कम टिकाऊ होगा, इसी के संबंध में क्षणभंगुर किया जाता है। अब देखिए अस्तबक का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। अस्तबक का मतलब क्या होता है, स्तुति करने वाला व्यक्ति। जी हाँ, स्तुति करने वाला व्यक्ति। ठीक है, स्तुति, भगवान की स्तुति करते हैं या फिर किसी व्यक्ति को अगर किसी भी चीज़ में श्रद्धा हो तो स्तुति यानी कि प्रार्थना करते हैं, उसको अस्तबक कहा जाता है। ठीक है, तो यह भी यहाँ पे गलत ऑप्शन होगा, क्षणभंगुर भी नहीं होगा। और सनातन का मतलब क्या होता है, सनातन का मतलब क्या होता है कि निरंतर काल से चला आता हुआ, यानी कि जिसका ना आदि हो ना अंत, जिसका ना आदि हो और ना अंत। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है शाश्वत। जी हाँ, शाश्वत, सदा बने रहने वाला, यानी सदा बने रहने वाला। जी हाँ, ये हमेशा कंटिन्यूअसली बना रहेगा। जैसे बोलते हैं ना कि हमारा धर्म क्या है, शाश्वत है, यानी कि हमारा धर्म बहुत ही आदिकाल से चला हुआ आ रहा है, मतलब बहुत दिनों पहले से चला आ रहा है और यह हमेशा चलता ही रहेगा, मतलब शाश्वत रहेगा, यह कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। उस सेंस में सनातन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पे सटीक आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, रेखांकित में क्या है, विभत्स है। जी हाँ, विभत्स। राक्षस विभत्स दिखता है। राक्षस तो अपने आप में जानते ही हैं, राक्षस का अर्थ क्या होता है, राक्षस जो दानव हो, मानव नहीं हो, बिल्कुल जिसका आचरण जो हो मानव के एगेंस्ट में हो, उल्टा हो, दुराचारी, अत्याचारी, गलत काम करने वाला, उसको राक्षस बोलते हैं। तो विभत्स दिखता है। ठीक है, तो अब देखिए विभत्स का मतलब क्या होता है। विभत्स का पहले मतलब समझ लीजिए। विभत्स का मतलब क्या होता है, डरावना दिखने वाला, डरावना दिखने वाला, डरावना दिखने वाला। ठीक है, इसको भयावह भी बोल सकते हैं, भयावह भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको आप विकराल भी बोल सकते हैं, विकराल भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, विभत्स का मतलब होता है। तो इसका जो विलोम होगा, विलोम जो पूछा जा रहा है, जो डरावना दिखेगा, जो भयावह दिखेगा, वो उसका उल्टा क्या हो जाएगा जानते हैं, उसका उल्टा होगा आकर्षक। जी हाँ, आकर्षक मतलब क्या, सुंदर दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, यह उसका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए घोर का मतलब क्या होता है, घोर का मतलब क्या होता है, घोर का मतलब ही होता है भयावह ही होता है। घोर मतलब क्या, भयावह ही होता है। ठीक है, तो ये भी करीब करीब जो है सो इससे मिलता जुलता ही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमको इसमें क्या विलोम पूछा जा रहा है। अब कायर का मतलब क्या होता है, डरपोक, डरपोक होता है कायर का मतलब। ठीक है, और आवाद का मतलब क्या होता है, संपन्न, खुशहाल। आवाद का मतलब संपन्न होता है, खुशहाल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ इसका मतलब आप बसा हुआ समझ सकते हैं, कि नहीं बोलते कि तुम तो आवाद हो, मतलब तुम तो बिल्कुल भली भांति बसे हुए हो, इस सेंस में भी आवाद का यूज करते हैं। तो यहाँ पे विभत्स मतलब डरावना होता है, तो उसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा, सुंदर दिखने वाला। हाँ, बिल्कुल अच्छा दिखने वाला, वो क्या हो जाएगा, आकर्षक। ठीक है, ऑप्शन ए। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं फटाफट, कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता हो। ठीक है जी, अब चलिए
कलई खुलना, कलई खुलना, जी हाँ, कलई खुलना मतलब होता है भेद खुलना। कलई खुलना मतलब क्या होता है? भेद खुलना। ठीक है, कलई खुलना मतलब भेद खुलना। हाथ टूटना इसका अर्थ नहीं होगा कलई खुलना। कलई मतलब वो कलाई नहीं, कलई मतलब भेद। कलई का मतलब होता है भेद, इसलिए भेद का खुल जाना। कोई बात छुप छुप के चल रहा था और उसका पता किसी और को लग जाना, उसको क्या बोलते हैं? भेद खुलना। हाथ छूटना ये भी नहीं होगा ऑप्शन इसका, ये भी गलत है। और धागा खुलना भी इसका ऑप्शन सही नहीं होगा, इसका अर्थ नहीं होगा। ठीक है, भेद खुलना। आप देखिए ना, इसको अगर हम वाक्य के रूप में प्रयोग करें तो क्या लिख सकते हैं? राजू और कविता छुप छुप कर बहुत दिनों से मिल रहे थे, मिल रहे थे। आज, यहाँ पे उनके लगा दो, उनके, चूँकि बहुवचन हो गया। आज उनके कलई खुल गए, कलई खुल गए मतलब क्या? आज उसके भेद खुल गए, सबको पता चल गया कि छुप छुप के ये दोनों मिल रहे थे काफ़ी दिनों से। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिए गए शब्द में विलोम शब्द का सही सही विकल्प ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए किस में? कोष्टक में दिए गए शब्द के। कोष्टक यहाँ पे देख लीजिए, कोष्टक में दिया हुआ है अनाहत। जी हाँ, कोष्टक में क्या दिया हुआ है? अनाहत दिया हुआ है, अनाहत। देखिए अनाहत का मतलब क्या होता है, आप ये समझिए। अनाहत का मतलब क्या होता है? जो घायल न हो, जो घायल न हो, यानी कि जिसको आहत, आहत मतलब क्या होता है? आहत का मतलब क्या होता है? आहत का मतलब होता है घायल, जख्मी। ठीक है, मतलब आहत बोलते किसी को, हमको आहत पहुंच गया, दुख पहुंचा, इसका मतलब दुख भी होता है। तो अगर उसमें लगा दिए अनाहत, अगर आहत में लग गया मतलब अनाहत हो गया। तो अनाहत का मतलब क्या है? जिसको, जो घायल ना हो, जो दुखी ना हो। ठीक है, जो दुखी ना हो। इसलिए बोला जा रहा है कि मैं अपने मित्र की बातों से जरा भी अनाहत मतलब दुखी नहीं हूँ। ठीक है, तो उस सेंस में अनाहत। तो यहाँ पे विलोम पूछ रहा है, तो अगर वहाँ पे अनाहत नहीं हुआ है, दुखी नहीं हुआ है, तो उसका जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा पता है? घायल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, जख्मी हो जाएगा। जी हाँ, तो उसका मतलब होता है आहत। तो हमारा सबसे जो सटीक अर्थ होगा वो क्या होगा? आहत वाला विकल्प इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आतुर। आतुर का मतलब क्या होता है? आतुर का मतलब होता है उत्सुक। ठीक है, इसका मतलब होता है इच्छुक। तो उत्सुक इच्छुक का आहत अनाहत से कहीं कोई संबंध नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए आश्रित का मतलब क्या होता है? अधीन, अधीन होना, किसी का मुहताज होना। ठीक है ना, वो बोलते हैं उसको आश्रित। तो ये भी हमारा अर्थ इसके संबंध में, यानी कि अनाहत के संबंध में विलोम नहीं बैठ रहा, ये भी गलत हो जाएगा। और देखिए आहृत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हरण किया हुआ, हरण किया हुआ, बलपूर्वक, बलपूर्वक छीना हुआ, छीना हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं आहृत। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अनाहत का क्या हो जाएगा? सबसे सटीक अर्थ वाला विलोम शब्द आहत हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी है। चलिए अब नेक्स्ट। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, उचित पर्यायवाची शब्द, उचित पर्यायवाची शब्द। ठीक है, किसका? वासना, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला, रिक्त स्थान की पूर्ति में। तो यहाँ पे वासना जो दिया हुआ है, वासना का हमको पहले क्या समझना पड़ेगा? अर्थ समझना पड़ेगा। ठीक है, वासना मतलब क्या होता है? तो देखिए वासना मतलब क्या होता है? मन की भावना। तो वासना का मतलब क्या होता है? अगर हम यहीं पे लिख दें, इसका मतलब होता है भोग, मन की भावना। ठीक है, उसके बाद इसका होता है वासना मतलब कामना, इच्छा। ठीक है, ये सभी क्या है? वासना के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, वासना के ही पर्यायवाची शब्द। तो इसमें क्या पूछा रहा है कि सबसे जो सटीक अर्थ वाला हमारा शब्द है उसको चुन करके आप इसमें क्या करिए? फिल इन द ब्लैंक्स में भरिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ठीक है, यहाँ पे तो वासना का यहाँ पे क्या हो जाएगा अर्थ के हिसाब से? ठीक है, दुख तो होगा नहीं, दुख का मतलब क्या होता है? कष्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर हम इसकी बात करें, पावन का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है, शुद्ध होता है। तो यह भी इसका मतलब नहीं होगा। हाँ, खौफ का मतलब क्या होता है? खौफ का मतलब क्या होता है? डर। खौफ का मतलब डर होता है। यह भी यहाँ वासना के संबंध में सही अर्थ नहीं दे रहा है। तो सबसे जो सटीक हमारा पर्यायवाची होगा किसका? वासना का। वो क्या हो जाएगा? भोग हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे अर्थ देख रहे हैं,
मन की भावना, कामना, इच्छा, ये सभी क्या है, वासना के ही पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अब अगले सवाल पे देखिए। इसमें बोला जा रहा है कि रेखांकित भाग के लिए आप एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जी। तो रेखांकित भाग में क्या है, कम बोलती है रेखा, क्या करती है, कम बोलती है। कम बोलने का, कम मतलब क्या होता है पता है, मित। कम, मित मतलब कम, कम बोलने, मितभाषी, कम बोलने वाला। जी हाँ, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, मितभाषी हो जाएगा, कम बोलने वाला। और मातृभाषा देखें, मातृभाषा मतलब क्या, मातृभाषा को बोलने वाला। ठीक है, मृदु मतलब क्या होता है, मधुर, मधुर मीठा बोलने वाला। तो मृदुभाषी भी नहीं होगा, ठीक है, मातृभाषा भी नहीं होगा। और यहाँ पे समभाषी मतलब क्या होता है, बोलने वाला। समभाषी मतलब बोलने वाला, बोलने वाला कहिए, इसका कहने वाला, कहने वाला इसका मतलब, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, मितभाषी। ठीक है, अब आइए अगले सवाल पे देखिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, पर्यायवाची शब्द किसके, उपकार के पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है हमको, उपकार के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, उपकार का मतलब क्या होता है, भलाई, भलाई। परमार्थ भी इसी का मतलब होता है। उपकार का मतलब परोपकार भी होता है, उपकार का मतलब कल्याण भी होता है। ठीक, तो इस तरीके के उपकार का मतलब है कि दूसरे जन की, दूसरे लोगों की क्या करना, सेवा करना। ठीक है, परमार्थ करना, भलाई करना, परोपकार करना। पर मतलब दूसरा, उपकार मतलब उसके लिए अच्छे का काम करना, अच्छे काम करना। ठीक है, उसकी सेवा के लिए कुछ करना, कल्याण करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अटपटा जो है, अटपटा, यहाँ पे सबसे सटीक अगर हम पर्यायवाची की बात करें, यहाँ पे जिस तरीके से इसका अर्थ होता है, तो उपकार का क्या हो जाएगा हमारा, कल्याण सबसे सही अर्थ हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन सी हमारा सबसे सही आंसर होगा। पटा का मतलब क्या होता है, अटपटा मतलब होता है बेतुका, बेतुका, बेढंगा, बेढंगा, तो ये तो बिल्कुल ना होगा। ठीक है, श्रेष्ठ मतलब क्या होता है, उत्तम होता है। श्रेष्ठ का मतलब होता है उत्तम, सबसे अच्छा, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए कर्तव्य, कर्तव्य मतलब क्या होता है, कर्तव्य का मतलब, कर्तव्य का मतलब होता है कमाल का काम। कर्तव्य मतलब क्या होता है, कमाल। कर्तव्य मतलब वीरता वाला कार्य, वीरता वाला कार्य। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। तो हमारा जो उपकार का सबसे सही पर्यायवाची सटीक होगा वो क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सवाल नंबर 16 से 20 के बीच क्या दिया हुआ, गद्यांश दिया हुआ। ठीक है, और इस गद्यांश को पढ़ के, यानी कि कहानी के अंश को, छोटी सी एक कहानी का अंश दिया हुआ है, जिसको पढ़ के हमको 5 सवाल के पूरे पूरे जवाब देने हैं। और पता है यह फोकट में मिलने वाला पूरा 5 का 5 नंबर है, आपको बिल्कुल फोकट में मिलेगा 5 नंबर। बस थोड़ी सी सावधानी से आप इसको पढ़िए और फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए, बस इतना ही करना है इसमें। तो आइए देखिए फटाफट क्या करते हैं। सबसे पहले मेरे विचार से क्या करना चाहिए गद्यांश के केस में, कि आप एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिए, फिर आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि इसमें किसके बारे में बात किया जा रहा है। और जैसे ही आप समझ जाएंगे तो पढ़ने में फटाफट आसानी होगी, समय भी कम लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के खाली स्थान, एक नागरिकों के खाली स्थान के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेष बात यह है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभी के सदस्य ही देश की संसद के प्रथम खाली स्थान बने थे। देश की संविधान सभा का चुनाव भारतीय खाली स्थान के निर्माण के लिए ही किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अब आगे है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का खाली स्थान जुलाई 1946 को किया गया था। ठीक है, तो मोटा मोटी हमको इतना तो समझ में आ गया है कि भारतीय संविधान के बारे में गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है जी, सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के खाली स्थान एवं नागरिकों के खाली स्थान के बारे में विस्तार से बताया गया है। सरकार के अधिकारियों के, जी हाँ, सरकार के कर्मचारियों के, अधिकारियों के किसके बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे अधिकारियों के बहुमूल्य एवं नागरिकों के, यह तो बिल्कुल यहाँ पे सटीक अर्थ नहीं दे रहा है। ठीक है, बहुमूल्य यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अधिकारियों के जनजाति
अधिकारियों की जनजाति क्या होता है जी? कुछ ना होता है, यह भी ना हो पाएगा। अब देखिए, अधिकारियों के वस्त्र एवं नागरिकों के वस्त्र, अरे वस्त्र के बारे में कैसे बताएगा? ना 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 ना, वस्त्र भी बिल्कुल ना होगा। क्या होगा? देखिए, भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के क्या, कर्तव्य एवं नागरिकों के खाली स्थान। जी हाँ, अधिकारियों के यहाँ पे कर्तव्य के बारे में बात की गई है। जी हाँ, तो हमारा सबसे सटीक आंसर क्या होगा? यहाँ पे कर्तव्य होगा। आपको गद्यांश के अर्थ के हिसाब से ही यहाँ पे भरने हैं शब्द, ठीक है? अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। तो अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे तो क्या हो गया? कर्तव्य हो गया, ठीक है। अब क्या है? एवं नागरिकों के खाली स्थान के बारे में विस्तार से बताया गया है। नागरिकों के किसके बारे में? नागरिकों के लोकगीत के बारे में। नागरिकों के लोकगीत के बारे में नहीं, ये गलत हो जाएगा। नागरिकों के पोषण के बारे में भी नहीं बताया गया है और वशीकरण के बारे में भी नहीं बताया गया है। तो नागरिकों के किसके बारे में बताया गया है जी? अधिकारों के बारे में बताया गया। जी हाँ, अधिकारियों के कर्तव्य और क्या, नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताया गया है। किससे? विस्तार से, ठीक है। अब चलिए आगे। अगले सवाल में देखिए कि विशेष बात यह है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान, यहाँ पे सभा होगा, संविधान सभा के सदस्य ही देश की संसद के प्रथम खाली स्थान बने थे। क्या बने थे? संविधान बने थे। देश की संसद के प्रथम संविधान बने थे। ना ना, संविधान तो बिल्कुल। संत बने थे क्या? संविधान में कोई संत बना था क्या? ना 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 ना, ये भी नहीं होगा। और देखिए, विशेष बात यह है कि देश की स्वतंत्रता के प्रथम पश्चात संसद के प्रथम क्या बने थे? प्रभावशाली बने थे। यह भी यहाँ पे सटीक अर्थ देने वाला शब्द नहीं बैठ रहा है, तो क्या बैठेगा? संविधान, संसद के प्रथम क्या बने थे? सदस्य बने थे जी, सदस्य बने थे, मेंबर बने थे। यह बिल्कुल सटीक सही अर्थ दे रहा है, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल के ऊपर चलिए। यहाँ तक हमको क्या, सदस्य बने थे, भर लिए थे हम लोग, ठीक है। अब चलिए आगे। देश की संविधान सभा का चुनाव भारतीय खाली स्थान के निर्माण के लिए किया गया था। देश की संविधान सभा का चुनाव भारतीय खाली स्थान के निर्माण के लिए ही किया गया था। किसके लिए किया गया था? संविधान सभा का चुनाव जो है भारतीय के निर्माण, स्वदेश के निर्माण के लिए नहीं। नहीं, देश तो पहले से स्वदेश था हमारा, तो उसके लिए कैसे करेंगे? स्वदेश नहीं होगा। अविश्वसनीय के निर्माण के लिए, ना ना ना, ये भी सही नहीं होगा। प्रमुख के निर्माण के लिए, भारतीय प्रमुख के निर्माण के लिए, नहीं नहीं, संविधान सभा का चुनाव भारतीय प्रमुख के निर्माण के लिए नहीं किया था। तो संविधान सभा का चुनाव जो है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? संविधान होगा, ठीक है। सबसे सटीक आंसर संविधान के निर्माण के लिए ही किया गया था। अब चलिए आगे। ये देखिए, सबसे अंतिम सवाल है हमारा इस सेशन का। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का खाली स्थान 19 जुलाई 1946 को किया गया था। क्या किया गया था? संविधान सभा का समुदाय किया गया था। ना ना ना, संविधान सभा का समूह किया गया था। ना ना ना, संविधान सभा का संघर्ष किया गया था। ये भी नहीं होगा। क्या होगा? संविधान सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था। जी हाँ, संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो है 19 जुलाई 1946 के डेट में किया गया था, ठीक है। तो यह हमारा सबसे फिटेस्ट जो वर्ड है गद्यांश के हिसाब से वो बैठ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसको बनाइएगा। इसमें 5 में 5 नंबर मिलने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम में छोड़ देते हैं, ऐसा गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये क्या है, इसमें ग्रामेटिकल बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ अर्थ समझना है और उसमें सबसे फिटेस्ट वर्ड भर देना है। तो सबसे कम मेहनत में आपको पूरे 5 के 5 सवाल सही हो जाएंगे और 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको जरूर बनाइएगा। तो अंत में मैं जानना चाहूँगा कि कैसा लगा आप सभी को सेशन, मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स करके मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको इसमें किस चीज़ में दिक्कत आ रही है। और जी हाँ, एक चीज़ और कि अगर आपको इसमें कहीं कोई अलग से टॉपिक में, विशेष रूप से किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हिंदी में, तो वो भी मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। तो मैं उसके लिए काम करूँगा और बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप सभी ने हमारे साथ इस प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करने में हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत ही जल्द फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद और थैंक यू सो मच।